नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज हम तो पूछेंगे में बात गुजरात की। जी हां, सबसे बड़ी खबर दिन की गुजरात से आई। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने आज अचानक अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी और जैसा कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था, प्लान था, सोचा हुआ था, इस्तीफे की पेशकश आई और उसके महज आधे पौन घंटे के भीतर पार्टी लीडरशिप की तरफ से यह बयान भी आ गया पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का कि उनके इस्तीफे का पत्र मिल गया है। उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन की इच्छा जताई है। वो 75 साल की हो रही हैं और पार्टी नए नेतृत्व के बारे में अब सोचेगी और पार्लियामेंट्री बोर्ड में नए चेहरे के नाम की घोषणा हो सकती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करेगा। ये सब तो बीजेपी ने कहा कि 75 साल की हो रही थी और उनकी उस स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठ रहे थे, जहां पे तमाम पार्टी के आला नेताओं को 75 साल होने की वजह से रिटायरमेंट की बात कही गई है। हाल ही में नजमा हेपतुल्ला का इस्तीफा हुआ, बाबूलाल गौर का इस्तीफा लिया गया मध्य प्रदेश में, अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को कोई पद नहीं दिया। उसी 75 के फॉर्मूले के चलते आनंदीबेन ने भी इस्तीफे की पेशकश की। हालांकि उनका जन्मदिन 75वां नवंबर के महीने में आना है। ये पेशकश 3-4 महीने पहले आ गई, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आनंदीबेन इसलिए इस्तीफा दे रही हैं क्योंकि वो दलितों के आंदोलन को नहीं संभाल पा रही हैं, क्योंकि पाटीदार उनसे नाराज चल रहे हैं। इसीलिए गुजरात में अस्थिरता की स्थिति पैदा हो रही है। बीजेपी लीडरशिप उनको हटाकर अपने आप को, अपनी पार्टी को मजबूत करने का बहाना ढूंढ रही थी। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा कि क्या दलित आंदोलन जो गुजरात में लगातार बड़ा हो रहा है उस वजह से आनंदीबेन को इस्तीफा देना पड़ा, या फिर उम्र का तकाजा था, पार्टी का नियम था, इसलिए उन्होंने अपना पद स्वेच्छा से छोड़ा। बड़े मेहमान होंगे और उसके बाद बड़ी डिबेट होगी, लेकिन पहले ये दिन भर का घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, आनंदी का इस्तीफा। मैं फिर से इस पत्र के माध्यम से पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को मुझे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त करने की विनती करती हूँ। नवंबर में उनके 75 साल समाप्त हो रहे हैं और क्योंकि जो नया व्यक्ति पार्टी लाना चाहती है उसको एक समय मिलना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने स्वयं अपने पद से मुक्त करने के लिए पार्टी को रिक्वेस्ट की है। 18 जुलाई से गुजरात दलित मुद्दे को लेकर सुलग रहा था। अहमदाबाद में रविवार को तकरीबन 25,000 दलितों की भीड़ ने रैली की और सोमवार को फेसबुक पर आनंदीबेन पटेल ने खुद को मुख्यमंत्री पद से मुक्त करने की अपील की। शायद ये पहला मौका था जब किसी सीएम ने खुद को पद मुक्त करने की अपील फेसबुक पर की हो। इस अपील के बाद आनंदीबेन ने अपना इस्तीफा पार्टी के राज्य अध्यक्ष विजय रूपानी को सौंप दिया, जिसे मंजूर भी कर लिया गया। सीएम की रेस में फिलहाल कई नाम सामने आ रहे हैं। गुजरात में अब सीएम चाहे जो भी हो, लेकिन विरासत में उसे पटेलों का आरक्षण आंदोलन और दलितों का अधिकार आंदोलन मिलेगा। उसकी पहली बड़ी चुनौती इन आंदोलनों से निपटने की होगी। व्यक्ति परिवर्तन से गुजरात में जो आज करप्शन का माहौल है, प्रजा में जो असंतोष है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। 75 साल की होने जा रही आनंदीबेन ने पार्टी की लाइन पर चलकर इस्तीफे की पेशकश की, जैसे कि नजमा और बाबूलाल गौर के इस्तीफे पार्टी ने लिए। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि पटेल और दलित आंदोलन की वजह से आनंदीबेन को इस्तीफे पर मजबूर होना पड़ा। पूरे देश के अंदर दलितों के साथ भी बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। हमारी पार्टी ये चाहती है कि प्रधानमंत्री हाउस के अंदर आए और ये बताएं कि देश के अंदर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं ये सोचती हूँ कि इसीलिए नहीं, वो जो हादसा हुआ था दलितों के मामले पे, क्योंकि वहाँ आग लगी हुई है, तो ये अपने आप को बचाने की कोई तरीका है। हम तो पूछेंगे में आज बड़ा सवाल, क्या दलित उत्पीड़न का माहौल बनाकर चुनाव में बीजेपी को घेर पाएगा विपक्ष? एक बार फिर हमारे सवाल को ध्यान से सुनिए और उसके बाद हमको आपके जवाबों का इंतजार भी रहेगा। क्या दलित उत्पीड़न का माहौल बनाकर चुनावों में बीजेपी को विपक्ष अब घेर पाएगा? जिस तरीके से आज इस्तीफा हुआ, अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमें
51818 पर एसएमएस करें। हैशटैग HTP और हैशटैग आनंदीबेन का इस्तीफा के जरिए आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं IBN खबर के फेसबुक पेज पर और IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर। इसी मुद्दे पर बड़ी बहस के लिए हमारे साथ जो बड़ा पैनल जुड़ रहा है उसका मैं परिचय कराता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा साहब मेरे साथ हैं। संघ मामलों के जानकार राकेश सिन्हा जी साथ जुड़ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी यहाँ स्टूडियो में हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता गुजरात का चेहरा शक्ति सिंह गोहिल साहब मेरे साथ हैं। दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ऊना दलित अत्याचार लड़ाई समिति के संयोजक जिन्होंने कल एक बड़ी रैली की अहमदाबाद में, जिग्नेश मेवानी, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं और हार्दिक पटेल भी कुछ देर में, जो कि पाटीदार आंदोलन के संयोजक थे, वो भी इस डिबेट में हमारे साथ शिरकत करेंगे। मेरा पहला सवाल शक्ति सिंह गोहिल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। संबित पात्रा, मैं आऊंगा आपके पास, में जाता हूं, आप जवाब देंगे, क्योंकि कांग्रेस का सीधा इल्जाम है कि इस 75 साल के फॉर्मूले को कांग्रेस किनारे रख रही है और कांग्रेस के जितने नेताओं की रिएक्शंस आए हैं, साउंड बाइट्स आई है बीते 3 घंटों में जब से इस्तीफे की खबर आई। शक्ति सिंह जी, हमने अर्जुन मोढवाडिया साहब का बयान सुना, हमने रेणुका चौधरी जी का बयान सुना और भी कांग्रेस के 1-2 नेताओं ने जो बयान दिए हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि 75 साल तो आनंदीबेन दरअसल बहाना बना रही है बीजेपी की लीडरशिप आनंदीबेन को हटाने के लिए, वो अलोकप्रिय हो गई थी। पर मेरा आपसे सवाल ये है शक्ति जी, ये कहानी तो लगभग 2-2.5 महीने पहले आ गई थी कि आनंदीबेन पटेल नवंबर के महीने में 75 साल की हो रही हैं और वो इस्तीफा देने वाली है। अब आप उस घटना को क्यों जोड़ रहे हैं दलित के साथ, क्यों जोड़ रहे हैं पाटीदार के साथ? ये तो पहले ही साफ था कि उनको जाना है। देखिए, मुख्यमंत्री किसको रखना है, किसको हटाना है, किसको लाना है, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पर जो हालत गुजरात के हुए उसमें अगर सबसे ज्यादा जिम्मेवार कोई रहा तो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी जो सत्ता के लिए एक साठ मारी थी, जो लड़ाई थी, जिसमें हर वक्त ये कोशिश होती रही कि किसी भी तरह से पावर से आनंदीबेन को आनंदीबेन चाहे मैं चिपक के रहना चाहती हूं, दूसरे चाहते थे कि हम दिल्ली से वापस आके नेशनल प्रेसिडेंट नहीं CM बनना है कोई और इसी लड़ाई में जो गुजरात का सत्यानाश हुआ है वो मैं मानता हूं गुजरात की जनता कतई माफ नहीं करेगी। और ये अंदरूनी लड़ाई से निकलने के लिए अगर आपको नवंबर में रिटायर होना है तो आज फेसबुक के, अगर आपने 3 महीने पहले तय कर लिया था तो 3 महीने पहले फेसबुक पे लगा देते कि भाई मैं 75 साल की जब हो जाऊंगी मैं चली जाऊंगी, या आप नवंबर महीने में कह देते कि अब मैं छोड़ रही हूं। फिर भी जो भी करना है वो उनका विषय है। सवाल जो गुजरात का नुकसान हुआ है और उसकी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। जो ऊना की घटना घटी, इसके लिए मैं सीधे सीधे 2 बातें करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जहर पैदा किया, आज भी कुछ लोगों की मानसिकता है और मैं मानता हूं सिर्फ दलित के लिए नहीं, अगर हम कोई भी गुजराती ये मानता है कि हम सभ्य समाज के नागरिक हैं, हमारे लिए शर्म की बात है कि आज गांधी जी के गुजरात में इस तरह से दलितों को पीटा जाता है। और उसके बाद भाजपा के नेता क्या कहते हैं, आप 9 दिन तक गुजरात की मुख्यमंत्री जो 56 भोग भोजन लेने के लिए सूरत जा सकती है पर 9 दिन तक वो ऊना नहीं जा सकती। राहुल गांधी जी का जैसे ही प्रोग्राम तय होता है वो भागती है और राहुल गांधी जी के आने के अगले दिन वो ऊना जाती है। ये क्या दिखाती है? जी, आप ये कब गए? भाजपा की मानसिकता दिखाती है। शक्ति जी, आप कब गए ऊना? दिया यहाँ पे शक्ति भाई, आप कब गए ऊना? 11 जुलाई की घटना थी जी। आप कब गए? 12 को गए, 13 को गए, 19 को गए, 24 को गए, कब गए आप? मैं आपको, हम दूसरे ही दिन हमारी कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ टीम गई, शैलेश परमार गए, हमारे SC सेल के कन्वीनर गए, हमारे लोग गए, वहां पे लोगों को मिले। दूसरे ही दिन शैलेश परमार पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, हमारी टीम गई। उसके बाद शक्ति सिंह गोहिल साहब, शैलेश परमार पार्टी के प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं। मोढवाडिया जी गए, सिद्धार्थ पटेल, हाँ, आप, अर्जुन मोढवाडिया, शंकर सिंह वाघेला, ये लोग जाने में आपको लगता नहीं कि आपने भी देरी की, आपने भी इंतजार किया? हम गए नहीं,
नहीं, बिल्कुल इंतजार नहीं किया। आपको पता होगा सीएम के जाने से पहले मेरे प्रदेश अध्यक्ष भी गए, हम लोग भी गए, तब तक सीएम नहीं गए थे। वहां तक नहीं, सिर्फ ऊना नहीं, ऊना के बाद भी जहां जहां भी युवकों ने ये कोशिश की अपने आप को आत्मविलोपन की, अपने आप को खत्म करने की, हम पहले थे अपील करने वाले कि किसी भी युवा को ये आखिरी स्टेप नहीं लेना चाहिए। और उन युवकों के साथ इसमें भी शक्ति भाई, शक्ति जी, इसमें तो ये खबर भी आ रही है कि जिन लोगों ने जहर पीने की कोशिश की उसमें तो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे एक, तो कांग्रेस ने इस चीज को आगे बढ़ाया, भड़काया, ये इल्जाम लग रहा है आपकी पार्टी पर। कार्यकर्ता या देखिए, जो भी ये घिनौना कोई भी अगर आक्षेप लगा रहा है, मैं मानता हूं वो बिलो बिल और घिनौना है। अगर आप मुझे बता दे भाजपा का कोई कार्यकर्ता मरने के लिए तैयार है, नेता या कार्यकर्ता कोई भी, कौन जाता है? और इतने सारे लोग, क्या सभी वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है? एक दो नहीं है, ढेर सारे लोगों ने ये कोशिश की और उसके बाद ये कहना कि मरने की कोशिश करने वाला और चल बसा। संबित पात्रा, कल ही एक साथी जो अहमदाबाद सिविल अस्पताल में था वो भी चल बसा। तो क्या इसके ऊपर आप ये कहोगे कि जो जान गंवा देता है उसको आप पार्टी के साथ जोड़ोगे? इस तरह की राजनीति करेगी क्या भारतीय जनता पार्टी? संबित पात्रा, विपक्ष आपकी ये बात नहीं मान रहा। ये बोलने 75 साल उम्र का तकाजा था, पार्टी का एक नियम है, उसके तहत इस्तीफा हुआ है। विपक्ष ये साफ कह रहा है कि नाकामी थी, लोकप्रियता खत्म हो रही थी, इसलिए ये इस्तीफा लिया ताकि बीजेपी अपने खिसकती जमीन को बचा सके। देखिए, विपक्ष अगर सब कुछ हमारी बात मान ले और जो हम लोग कर रहे हैं अगर वो सच्चाई को जानते हुए फिर भी उसको अनदेखा ना करे तो वो विपक्ष कैसे कहलाएगी? और खास करके कांग्रेस जैसा विपक्ष वो विपक्ष नहीं कहलाएगी, फिर वो समझदार पार्टी कहलाएगी। और आप जानते हैं हिंदुस्तान में किस प्रकार की राजनीति खास करके कांग्रेस जब वो विपक्ष में रहती है तो वो करती है। जहां तक 75 वर्ष आयु का सवाल है, और ये जोड़ के देखना विपक्ष का कि ये केवल और केवल मिसमैनेजमेंट के कारण आनंदीबेन जी को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है, ये बहुत गलत बात है। आज खुद आनंदीबेन जी ने भी अपने चिट्ठी में, और अमित शाह जी जो कि पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि ये पूरा विषय इलाहाबाद में आज से 2-2.5 महीने पहले जब इलाहाबाद में हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव अर्थात राष्ट्रीय कार्यकारिणी था, उस समय ये विषय उठा था और उस समय ये चर्चा भी हुई थी, उस समय ये चिट्ठी भी दी गई थी, कन्वे भी किया गया था राष्ट्राध्यक्ष को। राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि फाइनली डिसीजन आज लिया है आनंदीबेन जी ने और हम उस पूरे डिसीजन को पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखेंगे। उस समय तो ऊना की घटना नहीं घटी थी। जहां तक ऊना का घटना का सवाल है, देखिए संबित ऊना के बारे में आप सफाई दीजिएगा, लेकिन ये बताइए ना, नवंबर में 75 साल की हो रही है तो ये 4 महीने पहले इस्तीफा क्यों हुआ? नवंबर तक इंतजार क्यों नहीं किया गया? अभी दलित की घटनाएं सुर्खियों में है और ये मौका मिल रहा है शक्ति सिंह गोहिल को और तमाम विरोधियों को ये कहने का कि दलित के दबाव में, पाटीदारों के दबाव में ये इस्तीफा हुआ है। देखिए, मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा, बल्कि इसका उत्तर तो खुद मुख्यमंत्री साहिबा अर्थात आनंदीबेन जी ने और राष्ट्राध्यक्ष जी ने दिया है। उसका उत्तर चिट्ठी में भी लिखा हुआ है कि चूंकि नवंबर के महीने में 75 साल की हो रही हूं और जनवरी के महीने में ही वाइब्रेंट गुजरात, जो कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी के समय से ही चला आ रहा है, जिसमें एफडीआई गुजरात में आता है, गुजरात का भला होता है, एक तो ये, और 2017 में ही चुनाव है, तो स्वाभाविक रूप से जो भी इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर होगा, जो भी नया आएगा चीफ मिनिस्टर, उसको कुछ तो वक्त देंगे आप प्रिपरेशन करने के लिए और अपने आप को सिद्ध करने के लिए। स्वाभाविक रूप से यह सोच केवल हमारी पार्टी में हो सकती है। आप कंपेयर करिए, देखिए दोनों महिलाओं के प्रति मैं सम्मान के साथ कह रहा हूं, एक तरफ आनंदीबेन और एक तरफ शीला दीक्षित। शीला दीक्षित वो जिसको 80 साल की उम्र में पार्टी वापस ला रही है रिटायरमेंट के बाद कि किसी तरह जान बचाओ, हमारी पार्टी में अब कार्यकर्ता नहीं है, हमारे पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, इसलिए आप हो, आप ही आ जाइए प्लीज। और यहां देखिए कि खुद एक 75 साल की महिला पार्टी छोड़ रही है, ये कहते हुए कि अब हमारे भविष्य की पीढ़ी को समय दीजिए। शक्ति सिंह जी जवाब दीजिए इस बात का। आप 80 साल की उम्र में चुनाव में लेके आ रहे हैं शीला दीक्षित को और आनंदीबेन कुर्सी छोड़कर जा रही हैं, अंतर देखिए। देखिए बात यह है कि एक वो है जिन्होंने एक सफल नेतृत्व 15 साल तक दिया और आज भी मेंटली फिजिकली फिट है, और एक वो है जिसको भाजपा की अंदरूनी राजनीति ने
इतना परेशान करके रखा, इतने चक्रव्यूह बने, इतने करप्शन के इल्जाम आए, जिस तरह से घटनाएं घटी कि एक पहले मुख्यमंत्री पे भी करप्शन के चार्जेस लगे थे शक्ति भाई। इस तरह से भाजपा चुनाव से हारी निकल थी रही है बुरी तरीके से, सिटिंग सीएम चुनाव हारी थी सर। जी, शीला दीक्षित पर भी करप्शन के इल्जाम लगे, सिटिंग सीएम चुनाव हारी। पर आज ये छोटी बात नहीं कहते हैं तो वो कहते हैं कि दिल्ली का अगर विकास हुआ तो शीला दीक्षित जी की वजह से हुआ। आज अगर किसी को भी कहते हैं कि जो काम शीला दीक्षित जी ने किया मैं 10 सेकंड कोई नहीं लूंगा। कर सकता है। हाँ, होता है, 15 साल एक ही शख्स, एक ही पक्ष, एंटी इनकम्बेंसी आती है, पर यहां पर तो 2014 में आई है और अब हम 2016 में है। अगर यही था तो सेंट्रल मिनिस्टर्स ने 4 महीने पहले क्यों नहीं किया कि भाई हम 75 साल हो रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, 4 महीने पहले घोषणा क्यों नहीं हुई? ये सब ऐसी चीजें हैं कि जहां पे भाजपा अपनी गिरती हुई। और मैं मानता हूं शक्ति भाई संबित जवाब दे रहे, फिर डिबेट को बंद कर रहा हूं मैं संबित जवाब दे रहे हैं कि गुजरात। संबित गोविल साहब आपने कहा कि गुजरात में अंतर्कलह था। अंतर्कलह क्या होता है आप 3 दिन पहले देखते कि दिल्ली में जहां की आपकी सत्ता भी नहीं है, आपका एक भी विधायक नहीं है, वहां पर संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के कहने पर अजय माकन के पास जाते हैं और अजय माकन के खिलाफ जाते हैं कांग्रेस में सोनिया गांधी के पास और अजय माकन के खिलाफ कहते हैं। तो ये गुटबाजी किस प्रकार हो रहा है आपके दिल्ली में जहां आपका एक भी विधायक नहीं है, वो देख लीजिए। दूसरी बात, शीला दीक्षित जी के खिलाफ किस प्रकार के करप्शन के चार्जेस, कॉमनवेल्थ के चार्जेस हैं, ये तो आप और मैं जानते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि वो फिट है फिजिकली, भगवान करे वो फिट रहे, 100 वर्ष की उम्र तक फिट रहे, इसका अर्थ ये नहीं है कि जनता के लिए। सुन लीजिए, मैं करूंगा नहीं, मैं 2 महिलाओं का कंपैरिजन कभी फिटनेस के आधार पे करूंगा भी नहीं। कहाँ आनंदी जी सर, मैं कंपैरिजन करूंगा भी नहीं। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य है कि रिटायरमेंट एज होना चाहिए। मेरे साथ चलो, हम दोनों चले जाए, कैमरा है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? महिलाओं को फिटनेस के आधार पे कृपया करके कंपैरिजन मत करिए। सिर्फ इतना कहना है कि नए पीढ़ी, नए पौध को जगह देने की क्षमता जो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, आप आइए गुजरात में परिवार नहीं दिखा सकती। बेटा 80-90 साल तक भी गांधी परिवार को ही रहना पड़ेगा अध्यक्ष बन के। अगर वो अध्यक्ष बन के नहीं रहेंगे, मैं और डिबेट और पैनलिस्ट है उनको डिबेट में इंक्लूड करता हूं। चंद्रभान प्रसाद, चंद्रभान जी का फोन कटा है, शायद उनको दोबारा हम बात करते हैं। अब जिग्नेश साहब, मैं इसके बाद राकेश सिन्हा जी आपके पास आऊंगा। जिग्नेश, आप लोगों ने कल एक बड़ा आंदोलन किया गुजरात में, तमाम दलितों को एक मंच पर लेकर आए, देश में ये बहस शुरू हो गई और ये कहा जाने लगा कि क्योंकि गुजरात की सरकार दलितों के बारे में सोच नहीं पा रही थी, इसलिए दलितों को एक मंच के तहत इकट्ठा होना पड़ा और ये आवाज लगानी पड़ी कि आज से हम मैला नहीं उठाएंगे, आज से हम मवेशियों की स्किन नहीं उतारेंगे, आज से हम अपने लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे। आपने गुजरात सरकार से अपील भी की कल की सभा में, रैली में। जिग्नेश, मेरा उस रैली के बारे में बाद में, लेकिन जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है, क्या आप उसको मानते हैं कि आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा इसलिए हो रहा है कि आप लोगों ने दबाव बनाया, आपका आंदोलन, हार्दिक पटेल का आंदोलन, क्या ये वजह है, या पहले ही ये तय कर दिया था बीजेपी ने, जैसे कि अमित शाह जी ने आज कहा कि उनका इस्तीफा तो होने वाला था? देखिए, जब दलितों के हितों की बात आती है तो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाकर कांग्रेस और भाजपा के नेता जाने कोई T20 मैच चल रहा हो उस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं। तो इसलिए मैं दोनों का विरोध करता हूं इस मामले में। ये दलित शक्ति थी कि तो जीत है ही है, लेकिन आज पाटीदार समुदाय जो डोमिनेंट कास्ट के लोग हैं और दलित जो निचले तबके से आते हैं, दोनों को अपनी बात सरकार तक पहुंचे, उसके लिए आत्महत्या करने की नौबत आए, जहर खाने की नौबत आई। इससे बड़ी गुजरात मॉडल की कोई फेल्योर नहीं हो सकती। ये गुजरात मॉडल सबके साथ सबके विकास का मॉडल नहीं, ये आम आदमी और दलितों के उत्पीड़न और आम आदमी के विनाश का मॉडल बन चुका है। तो गुजरात का दलित, गुजरात के वंचित और शोषित समुदाय के लोग बहुत ही त्रस्त हो चुके थे। दलितों को आक्रोश पिछले गुजरात मॉडल के दौरान 10-12 साल में उनका जो जाति आधारित उत्पीड़न बढ़ा है, उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा है, और उन मामलों में नरेंद्र मोदी सरकार और आनंदीबेन की सरकार संपूर्ण तौर पे विफल गई है। ये उनका आक्रोश उनको सड़कों पर ले आया है। जिग्नेश भाई, तो दलितों के मामले में जब राजनाथ सिंह मैं कुछ आंकड़े चाहूंगा दिखाना इस डिबेट को आगे बढ़ाने से पहले।
वो आंकड़े ये साफ तौर पर कहते हैं कि दलितों पर अगर कहीं उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो गुजरात एकमात्र राज्य नहीं है, हिंदुस्तान के और राज्यों में भी हो रहा है। और हिंदुस्तान में चाहे किसी की सरकार रहे, बीजेपी की रहे या कांग्रेस की रहे, दलित उत्पीड़न के मामले लगातार हुए हैं। मेरे पास फिगर्स हैं और ये फिगर्स मैं शक्ति सिंह गोहिल को भी सुना रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ, और मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि दलितों के साथ अत्याचार होता रहा है, आज भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल सुनूंगा। 2000 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के फिगर हैं शक्ति सिंह गोहिल साहब, 2005 से लेकर 2014 के बीच हर साल दलितों पे अत्याचार राष्ट्रव्यापी स्तर पर बढ़ा है। 2005 में 26,000, ये गुजरात के स्पेसिफिकली फिगर्स मेरे सामने, नेशनल फिगर्स नहीं है। 2015 में 6,655, 2014 में 1,130। ये बढ़ोतरी की बात है राष्ट्रीय के मुकाबले में, और ये वो राज्य हैं जिनके साथ कंपैरिजन किया गया इनके पिछले फिगर के मुकाबले में। ये आंकड़े दिखाते हैं कि किसी भी राज्य में, किसी की भी सरकार क्यों ना हो, दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ है। जिग्नेश भाई, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस पूरे आंदोलन को, जहां पर लाल सलाम के नारे लगते हैं, जहां पर मंच पर इशरत जहां की बातें होती हैं, जहां पर मंच पे आप लोग मिलकर उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो गैर भाजपाई है, जो प्रो लेफ्टिस्ट है, तो क्यों ना माना जाए कि आपका आंदोलन राजनीतिक आंदोलन था। ये गैर बीजेपी दलित आंदोलन था, चुनावों में गैर भाजपाई पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए। क्योंकि अभी पंजाब में चुनाव हो रहे हैं जहां पे 30-32% दलित वोटर हैं, यूपी में चुनाव हो रहे हैं जहां पे 20-21% दलित वोटर हैं। तो ये तो पूरा का पूरा जो मूवमेंट खड़ा किया गया ऊना के बहाने, ये तो राजनीतिक तौर पर बढ़ाया जा रहा है आगे, ऐसा आप पे आरोप लग रहा है जिग्नेश भाई? बिल्कुल ही नहीं, हम कांग्रेस और भाजपा दोनों के खिलाफ है। हमारा एकमात्र आशय, उद्देश्य यही था कि पूरे गुजरात में बहुत सालों के बाद ऊना की घटना के रिस्पॉन्स में सारे तहसील और जिलों में जिस तरह से दलितों का आक्रोश देखने को मिला, तो हमने सोचा ऊना की घटना से आगे जाने के लिए ऊना और थानगढ़ में 2012 में जो 16, 17 और 21 साल के 3 दलित लड़कों को मार दिया गया है और उसके 4 साल के बाद भी एक आरोपी फरार है। बहुत से दलितों के सवाल पिछले सालों से न कांग्रेस सुन रही न तो भाजपा सुन रही। तो सारी बिखरी हुई दलित शक्तियों को, सारे दलित संस्थाओं को, सारे दलित कार्यकर्ताओं को, सारे दलित संगठनों को एक मंच पर लाकर हमने कुछ डिमांड सरकार के सामने रखी और हम कांग्रेस और भाजपा के दोनों के खिलाफ है। हमारा केवल उद्देश्य यही है कि दलितों के ये जो सवाल है वो जल्द से जल्द उसका कुछ उकेल आए। दलितों तिवारी जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात पे। आर्थिक विकास की बात हो, उनकी आपके मन में दलित प्रेम कब से उपड़ा? ये मन के अंदर दलित प्रेम कब से उमड़ा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि 2008 से लेके 2012 तक यूपीए की केंद्र में सरकार थी, 1,90,558 दलितों के ऊपर हत्या, उनकी हत्याएं हुई, महिलाओं का बलात्कार हुआ। इस प्रकार के बहुत सारे काम यूपीए की यानी कांग्रेस की सरकार में ये काम हुए, तब आपका दलित प्रेम नहीं उमड़ा। हमारे शक्ति सिंह जी बैठे हुए हैं, ये हरियाणा जिस पर आप बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, 2448 हत्याएं केवल हरियाणा में इन 5 सालों में हुई हैं केवल। और आपके सरकार में मायावती जी ये सरकार में सम्मिलित थी। तिवारी जी, हाँ। आपने अच्छे आंकड़े पेश किए। हाँ। अगर यूपीए में गलत हो रहा था तो बीजेपी में भी गलत होगा। मैं कहता हूं ऊना की घटना को आप जायज ठहरा रहे हैं। सुमित जी, आपके ही यहाँ पर बैठ करके मैंने ऊना की जो घटना हुई थी उस पर मैंने चिंता भी व्यक्त की थी। आज नहीं व्यक्त किया, जिन्होंने आज आप आंकड़ों के साथ ऐसा लग रहा है कि आप आंकड़ों के साथ आए हैं बचाव करने के लिए। नहीं, मैं बचाव करने के लिए घटना के ऊना के विलेंस का। मैं ये कह रहा हूं चंद्रभान प्रसाद, सुमित जी केवल एक बात कहूंगा कि विश्व हिंदू परिषद संघ जैसे संगठनों ने जो सामाजिक समरसता का विषय लेकर के 2 लाख से अधिक ऐसे उत्थान केंद्र बनाए हैं, उनसे घबरा करके पूरे देश में एक दलित मुहिम चलाने का वो प्रयास कर रहे हैं, जो नेता तो बनना चाहते हैं। चंद्रभान प्रसाद जवाब दीजिए। के लिए कुछ नहीं करना ये बीजेपी को फंसाने की राजनीतिक तौर पर साजिश चल रही है। चंद्रभान प्रसाद और फिर राकेश सिन्हा फिर जवाब देंगे। चंद्रभान प्रसाद। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। बीजेपी को और संघ को फंसाने के लिए पूरे देश में गौ रक्षक दल
दलितों पर, बाकी लोगों पर हमले कर रहे हैं। तो ये बात तो सही कर रहे हैं, क्योंकि गौरक्षक दल बीजेपी को बदनाम करना चाहते हैं। और ये भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है। दलितों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं पता नहीं कब से होती रही है, चाहे कोई भी पार्टी सरकार में हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या जो भी पार्टी हो। ऐसा पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है कि दलितों पर हमले उन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स द्वारा हो रहा है जिनका संबंध कहीं न कहीं संघ परिवार और बीजेपी से है। चंद्रभान जी, हैदराबाद में जो मारपीट हुई है उसमें एक कांग्रेस के व्यक्ति और एक मुस्लिम व्यक्ति वहां पर पकड़े गए हैं। ये आपके ध्यान में होना चाहिए। ये षड्यंत्र ये जो खड़ा किया जा रहा है, मुझे लगता है उसको भी समझने की आपको आवश्यकता है। चंद्रभान जी, आप जरा सा सुनने का अभ्यास रखिए। आप जरा सुनने का अभ्यास रखिए। चंद्रभान जी, मुझे सुनने का अभ्यास है, बिल्कुल अभ्यास है, मैं बहुत सुनता हूँ, अभी तक सुनता रहा हूँ। आप जब बोल रहे थे तो मैंने इंटरफेयर नहीं किया। आप जरा सुनने का अभ्यास करिए ना। मुझे मालूम है कि आपके पास ये अभ्यास नहीं है, टाइम लगेगा। तो मैं ये कह रहा था कि दलितों का जो मुकाबला या दलितों पर जो हमले हो रहे हैं उन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप द्वारा हो रहे हैं जिनका संबंध बीजेपी से है, आरएसएस से है या संघ परिवार से है। क्या कोई संघ परिवार का व्यक्ति यह कहेगा कि गौ रक्षक दल से हमारा कोई संबंध नहीं है और यह जो है मैं चाहूंगा राकेश जी ग्रुप्स हैं, गुंडे हैं, बदमाश लोग हैं, इस पर सरकार जो भी। राकेश सिन्हा जवाब देंगे आप? राकेश सिन्हा। देखिए, सुमित जी, आपने इस डिबेट में एक बुनियादी सवाल उठाया जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा आपको। बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रहा है, चंद्रभान प्रसाद जी क्या कह रहे हैं, ये अपनी जगह पर ठीक हो सकता है, लेकिन जो एक बुनियादी प्रश्न है उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि दलितों की स्थिति में जितना सुधार होना चाहिए सुधार नहीं हुआ है और ये कलेक्टिव फेलियर है। इसलिए दलितों के में यदि देश भर में उत्पीड़न के खिलाफ रोष है तो उस रोष के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, ना कि उस रोष के पीछे षड्यंत्र देखना चाहिए। मैं षड्यंत्र नहीं देखता हूं। यदि कहीं दलित महिलाओं को नेकेड किया जाता है, कहीं दलितों को जलाया जाता है, कहीं दलितों को काउ प्रोटेक्शन के नाम पर मारा जाता है, तो ये षड्यंत्र नहीं है। यह उन गुंडों का, उन तमाम असामाजिक तत्वों का काम है, उस पर राज्य और समाज कार्रवाई करे, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। एक छोटा प्रश्न मैं उठाना चाहता हूं। अंतिम प्रयास महात्मा गांधी ने 1933 में किया था, हरिजन यात्रा निकालकर, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर भी प्रयास कर रहे थे। उसके बाद कांग्रेस ने हरिजन सेवक संघ पर ताला लगा दिया, महात्मा गांधी के प्रयास को बंद कर दिया, हरिजन पत्रिका बंद कर दी। मैं अब राजनीतिक पार्टियों पर नहीं जा रहा हूं। एक बात चंद्रभान प्रसाद जी आप नोट कर लीजिए कि ऊना की घटना घटी, बाकी लोग पॉलिटिकल टूरिज्म करने गए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थानीय नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व ऊना पहुंचा। 3 तारीख को एक बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है। हम अपने तरीके से ऊना की घटना को देख रहे हैं और ऊना में जिन लोगों ने घटना की उन्हें गिरफ्तार किया गया। आप एक बड़े चिंतक हैं, आपसे उम्मीद नहीं है, आपको आशंका हो सकती है, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं आरएसएस के लोग, संघ परिवार के लोग, अरे हिंदुत्व तो दलितों के बिना अधूरा है, भारत की राष्ट्रीयता दलितों के बिना अधूरी है। जिससे चीजें अधूरी हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दलितों के बिना संपूर्ण नहीं हो सकता है। और एक बात, अंतिम बात मैं कह दूं सुमित जी मैं सुन लीजिए, एक बात मैं इनसे एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए 1981 में 1986 में 4 दलितों को जिंदा जला दिया गया था, मार दिया गया था, पूरे गांव से दलितों को बाहर किया गया था, एफआईआर तक लॉन्च नहीं किया गया था। लेकिन तुलनात्मक लड़ाई लड़ने से काम नहीं चलेगा। सवाल उठता है कि दलितों की स्थिति क्यों नहीं सुधरी। गरीबी के साथ यदि सम्मान पर चोट पहुंचती है तो यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है। शक्ति सिंह गोयल आप जवाब दीजिए। हार्दिक पटेल मेरे साथ है, उसके बाद मैं सवाल लूंगा। शक्ति सिंह गोयल, कांग्रेस पे इल्जाम। देखिए सुमित जी, आरएसएस, बीजेपी और वीएचपी एक ही चट्टे बट्टे के 3 स्पोक्स पर्सन रखे हैं आपने, और मैं कांग्रेस से अकेला हूं। तो कृपया मुझे थोड़ा वक्त दीजिए ताकि सच्चाई आवाम के सामने आए। बहुत लंबे इतिहास में चले जाते हैं आरएसएस के प्रवक्ता। मेरी सीधी सी बात है, 10 मिनट का समय मिला है। गुजरात में ये कानूनन जी
शक्ति सिंह आप अपनी तीनों बात का पूरी करिए। समय जोड़ लो और मेरा वक्त देख लो तो पता चल आप एक जाएगा। बात जोड़ के एक ही शक्ति विचारधारा के शक्ति तीन सिंह जी, प्रवक्ता हैं। सुनिए जरा। 1986 में क्या हुआ था? 1986 सुनने में की क्या हुआ था तहजीब तो बताइए रखिए जरा। आप भैया, भाग्य दलितों पे अत्याचार हो रहा है, आपको गुजरात उसको की सुनना कांग्रेस भी नहीं है। सामंतवाद की प्रतिनिधित्व गुजरात में क्या हो रहा है आपको चिंता नहीं है? अरे क्या सुनना? मैं आपके आपसे प्रधानमंत्री देश की जनता IBN 7 का ऑडियंस जानना चाहता है आप कि चुप नहीं रहोगे, आप 1986 सुनोगे नहीं, कौन सी बीच में घटना बोलते घटी? रहोगे क्या? कांग्रेस की सरकार ने मैंने क्या आपको किया? बहुत सुना है। जस्टिस मेहता ने आप चुप नहीं रहोगे, न्यायमूर्ति आपको मेहता सुनने ने- की तहजीब नहीं न्यायमूर्ति है। मेहता ने आपको क्या मैंने कहा सुना था? है। क्या और मैं दलितों पे न्यायमूर्ति होते मेहता को उद्धृत अत्याचार करूं? सबके लिए शर्म की बात है। अगर थोड़ी सी भी आपको चिंता है दलितों की तो चुप रहिए और दूसरे की बात क्या हालत है और क्या आप RSS आप तो सामंती चरित्र का इस तरह से क्या करना चाहते हो? राकेश जी, आपने इल्जाम लगाया कांग्रेस पार्टी पे, शक्ति सिंह गोयल का जवाब सुनते हैं। आप कम से कम क्या किया था? राकेश जी, तहजीब तो राकेश जी, सिखाइए। डिबेट होती है, शक्ति सिंह जी, शक्ति सिंह जी, चिल्ला चिल्ली नहीं होती है। शक्ति सिंह जी आप बोलिए, शक्ति सिंह जी आप बोलिए, आप मुझसे बात। शक्ति सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है, राकेश सिन्हा जी ने कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े किए दलितों की स्थिति को लेकर, जवाब दीजिए आप। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि कांग्रेस की विचारधारा दलितों के साथ, हमारे अध्यक्ष भी दलित रहे, सब कुछ जहां पर भी बात देखे है। मेरी सीधी सी बात है कि राकेश सिन्हा जी, आप इतने बड़े इतिहास में चले जाते हो, एक कानूनन ये प्रावधान है, रूल्स है कि चीफ मिनिस्टर जो होता है उसको SC ST पे एट्रोसिटी के लिए मॉनिटरिंग कमेटी साल में कम से कम 2 बार बुलानी होती थी। मैं 2007 से 2012 तक लीडर ऑपोजिशन रहा, मैं लिखता रहा। 5 साल में, सुमित जी आप नोट कीजिए, 5 साल में सिर्फ एक दफा मेरे बहुत कोशिश के बाद नरेंद्र मोदी ने मीटिंग बुलाई, जो 10 बार मिलनी थी 5 साल में। और गुजरात में 5000 केसेस SC ST के दलितों के पर कोर्ट्स में पेंडिंग है। हमारा 2014 का ऑर्डिनेंस आया, 2016 का कानून आया कि आप स्पेशल कोर्ट्स बनाइए, 2 महीने के अंदर दलितों को न्याय मिलना चाहिए। गुजरात में 2 साल से पुराने 3000 केसेस, ये फिगर्स मेरे नहीं है, ये ऑफिशियल फिगर्स है, वो पेंडिंग है। आप दलितों पे अत्याचार की वजह तो जानने की कोशिश कीजिए। आपका ही बंदा, बीजेपी का बंदा आपको कहता है कि जो SC है वो गाय को मार के उसका चमड़ा निकाल रहा था, तो जो मारा वो कुछ गलत नहीं किया। क्या आप उसको सैक करोगे बीजेपी के MLA को? आपका बीजेपी का MLA कहता है कि मरी हुई गाय नहीं थी। अरे भैया, इस दलितों का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? कोई भी दलित जिंदा गाय को कभी नहीं काटता है, और हमें तो उसका धन्यवाद करना चाहिए कि आज पर्यावरण की रक्षा होती है। अगर हमारा हेल्थ ठीक रहता है तो उन दलितों को हमें नमस्कार करना चाहिए कि वो ये काम करते हैं। संबित पात्रा, राकेश सिन्हा दोनों जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक बार संबित जी आऊंगा। और उनको जाके आप शक्ति जी, शक्ति जी 1 मिनट, मैं जिग्नेश को लेके आना चाहूंगा डिबेट में। हार्दिक, आप प्लीज रहिएगा मेरे साथ। बीजेपी के जिग्नेश, गौरक्षा के जिग्नेश, जो बात शक्ति सिंह गोहिल कह रहे हैं, विचारधारा दूसरों के ऊपर, दूसरों को जो नुकसान करती है, जिग्नेश फोन लाइन पे नहीं है बीजेपी की। संबित पात्रा आप जवाब दीजिए, संबित पात्रा जवाब दीजिए। रैली खत्म हो गया हो तो मैं भी थोड़ा बोल लूंगा। देखिए, राकेश जी ने बिल्कुल सही बात कही। भैया, दिल की ये हमारी क्षुद्रता है, ये हमारा छोटापन है। क्योंकि आपके प्रधानमंत्री चिल्लाते रहते हैं हर बात पे, ये दिल की बात है, दिल से दुख। शक्ति भाई, शक्ति भाई, शक्ति भाई, एक बात रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, आप बीच में मत बोलिए। शक्ति सिंह गोहिल सिखा रहे थे RSS का, आपके VHP के प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल, शक्ति सिंह गोहिल, इतिहास में शक्ति सिंह गोहिल, आज की बात आप ही ने सवाल खड़ा किया बीजेपी पर, अब जवाब सुनिए ना बीजेपी का। शक्ति सिंह गोहिल, शक्ति सिंह गोहिल, शक्ति सिंह गोहिल, शक्ति सिंह गोहिल, मैं जवाब, शक्ति सिंह गोहिल आप ही का सवाल पूछ रहा हूं। अगर आप लगातार बोलोगे, उनको बोलने नहीं दोगे तो जवाब कहां से मिलेगा? शक्ति सिंह गोहिल, बीजेपी VHP नहीं थी वहां। शक्ति सिंह गोहिल, आपने सवाल खड़े किए, आपके सवाल पर वो जवाब दे रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। अरे सुनिए ना, सुनिए जी, मैंने खत्म किया था, ये रैली कह रहे थे, शक्ति जी कहना पड़ा। अरे शक्ति सिंह गोहिल पे तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है इनके खिलाफ, इनको क्यों डिबेट में बुलाते हो आप? इनके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है,
ये तो काला धंधा करते थे, अरे मोबाइल कौन फोन सी देते सुप्रीम कोर्ट का थे, ये कौन तो सा पैसा आयोग है देते कि थे पुलिस जजमेंट अधिकारी को। रखेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने डाइवर्ट शक्ति मत सिंह करो गोयल इसको। जी के खिलाफ डिबेट बोला को है, डाइवर्ट करने की तो ऐसे कोशिश व्यक्ति मत को करो। डिबेट में बुला अगर के सुप्रीम डिबेट खराब कोर्ट ने क्यों एक करते हैं? लफ्ज मेरे सुमित जी, लिए आप कहा है, ऐसे इस व्यक्ति स्क्रीन को पे क्यों दिखा बुलाते दे। हैं? जो मैं व्यक्ति तुम्हारी तरह करप्ट नहीं है, हूं। तुम्हारे शक्ति सिंह प्रधानमंत्री गोयल को कहा था करप्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति सिंह कि गोयल ने can't चोरी protect की your है, ये citizens सुप्रीम कोर्ट quick। ने कहा है। ये कहा ऐसे था बदमाशों को नरेंद्र क्यों मोदी को, बुलाते हैं मुझे डिबेट नहीं। में आप, जिनको ना कटसी पता है और जो खुद अरे बदमाश भैया है? दिखा दो एक जजमेंट सुप्रीम अरे कोर्ट आपको का। सुप्रीम मैं कोर्ट ने कहता हूं, लताड़ा दिखा है, दो। आपके अरे खिलाफ झूठ क्या सुप्रीम बोलते हो कोर्ट ने संबित कहा पात्रा है, जी? सुप्रीम अगर कोर्ट ने सच्चाई कहा है कि आप तो आइटम और लेके आओ। ब्लैकबेरी एक देते अलग से बहस कर हैं, लेंगे। आइटम और ब्लैकबेरी क्या बात है, देते नरेंद्र हैं। मोदी को अरे सुप्रीम आप कोर्ट लोग में तो एक करप्ट मिनट कोर्ट ने वर्दी में दिखा पॉलिटिशियन दूंगा। को लाके क्यों मुझे बैठाते हैं डिबेट में? मैं वकालत बैठ आज जाइए, भी करता शांत हूं। चुप हो अगर जाइए। सुप्रीम कोर्ट एकदम मेरे चुप खिलाफ हो जाइए। संबित शक्ति सुप्रीम सिंह, कोर्ट से लगाड़ खा संबित के शक्ति बैठा सिंह, है। एक मिनट प्लीज, झूठ इतना तो मत प्लीज बोलो। डिबेट पे रहते हैं। एक मिनट संबित भाई, शक्ति भाई, एक मिनट। हार्दिक पटेल, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। हार्दिक पटेल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हार्दिक, संबित मैं आऊंगा, यू लॉस्ट योर टाइम संबित, सॉरी। हार्दिक पटेल, वो लोग यहाँ के संबित प्लीज, हार्दिक पटेल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बोलिए। हार्दिक पटेल, आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा हुआ, एक दो दिनों में नया मुख्यमंत्री भी गुजरात में मिलने की खबर है। हाँ। आपको लगता है कि जो आपका आंदोलन था, हाँ, पटेलों के आरक्षण को लेकर, पाटीदारों के स्वाभिमान को लेकर, वो नया मुख्यमंत्री एड्रेस कर पाएगा? क्या बीजेपी के पास ऐसा कोई लीडर है? अगर है तो कौन है? महत्वपूर्ण बात ये है अवस्थी साहब जी कि पहले तो हम संदीप पात्रा जी को एक ही बात बोल देंगे कि ये पूरा देश सुन रहा है आपके बात, तो एक दूसरे पर ऐसे ही बोलकर किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अब राजनीतिक बात अलग होती है। और दूसरी बात आनंदी बहन की, कि आनंदीबेन पटेल ने जो इस्तीफा दिया वो उनकी राजनीतिक स्टंट भी हो सकते हैं और राजनीतिक सोच भी हो सकती है। उन्होंने ये कहा कि मैं ज्यादा उम्र हो गई है, 75 साल, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया है। तो आजकल तो वो 75 साल के नहीं हो गए ना। अगर युवाओं को सहयोग देना था तो वो 50 साल की उम्र में भी इस्तीफा दे सकते थे। दूसरी बात, उन्होंने क्यों दिया? तो 1 साल से पटेल का आरक्षण आंदोलन चल रहा है, जिनमें 10 बच्चों पर देशद्रोह के केस लगे, 14 बच्चों पर गोली चलाकर मार दिया गया उनको, और महिलाओं पर इस तरह से अत्याचार किया गया कि उसके हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं का सबसे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात, दलित पर अत्याचार हुए। 2 दिन पहले आनंदीबेन पर 200 करोड़ की जमीन का भी बात हुई। तो महत्वपूर्ण बात, उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, तो पहली बात कि उन्होंने 6 करोड़ जनता का अपमान किया है। पर हार्दिक, ये भी तो सच्चाई है कि आनंदीबेन के ने मुख्यमंत्री रहते हुए करीब 450 या 450 मुकदमे वापस लेने का ऐलान किया है कल, जो आपके आंदोलन के वक्त पे हुए थे। कि गुजरात के अंदर जो होता है वो पूरे देश में सही चीज बताई नहीं जाती, क्योंकि उन्होंने आज से 4 महीने पहले जब ऐसा ही बोला था कि 90% केस हमने वापस लिए है, आज फिर से उन्होंने एक बार कहा कल कि हमने दूसरे 90% केस वापस लिए। तो उसका मतलब ये होता है कि जब आपने केस किए तो सारे केस गलत किए, अब इलेक्शन आ रहे हैं तो वापस ले रहे, तो ये पूरे गुजरात का प्रशासन उनके अंदर में चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना। संबित पात्रा, जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं एक एक करके। पहले जो क्वेश्चन शक्ति सिंह गोयल जी ने उठाया, हार्दिक पटेल पे मैं मौका दूंगा। अभी हार्दिक पटेल फोन लाइन पे चले जाएंगे, नहीं तो मैं दोनों का नहीं सुनिए, नहीं सुन लीजिए। नहीं ऐसे नहीं होता है ना, मुझे सभी विषयों का जवाब देना है। आप देखिए, पहली बात तो है कि हमें बड़े विषयों पर लेकर छोटी राजनीति नहीं करनी चाहिए। पूरे देश में अभी हमने 10 दिन पहले देखा 15 रुपए के लिए एक दलित दंपत्ति को कैसे मार दिया गया उत्तर प्रदेश में। अभी 150 परिवार तमिलनाडु में, जहां हमारी सरकार नहीं है, शक्ति सिंह जी की भी सरकार नहीं है, वहां पर किस प्रकार 150 परिवार दलितों के वो कन्वर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि मंदिर में नहीं, आप प्लीज रुक जाइए। दलित परिवार मंदिरों में एंट्री के लिए वहां अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने यह भी देखा कि 2002 में झज्जर में 5 दलित परिवार को कैसे जला दिया गया था जिंदा। हमने यह भी देखा कि बिहार में 2-3 दलित भाइयों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया, तिवारी जी को बोल रहा पेशाब कर दिया गया। आप ये सब बातें गिनाकर आपके राज्यों में जो हुआ ऊना में या मंदसौर में, उसको डिफेंड करते हुए सुनाई दे रहे हैं। नहीं, मैं वो नहीं बोलना चाहता, बिल्कुल नहीं। सुमित जी मैं इतना आग्रह करूंगा, अगर 5 लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी पे केंद्रित ये डिबेट है, तो स्वाभाविक है कि बीजेपी के प्रवक्ता को आप समय देंगे अपना विषय रखने के लिए, है ना। और पूरे डिबेट में आप देखिए मैं कितना कम बोला हूं। तो मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है, अगर पूरे भारत में इस प्रकार का एक वातावरण है
और वो सदियों से चला आ रहा है, तो हम सबको एक होकर इसके खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है। और ये छोटी राजनीति तब बन जाती है जब बिहार पे सब लोग चुप रहते हैं। बिहार पे मुझे दुख है कि जिनको मैं बड़ा सम्मान करता हूं, चंद्रभान जी भी बिहार पे कुछ नहीं कहते हैं, चंद्रभान जी भी तमिलनाडु पे कुछ नहीं कहते हैं। केवल उन्हीं राज्यों पे चर्चा होती है जहां पे चुनाव है और जहां पे केवल और केवल एक बैकवर्ड क्लास से आए प्रधानमंत्री, वह भी देखिए सोनिया जी तो इटली से आई हैं, वो तो हिंदुस्तानी ही नहीं है, मगर एक पिछड़े वर्ग से आए चाय बेचने वाले गरीब तबके से आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोटा दिखाने के लिए जब पात्रा नरेंद्र मोदी पे तो पर्सनल मेरे में दिल को बोलूंगा, बहुत आप पीड़ा नहीं होती पाओगे। है। एक इटालियन जो देखो एक इटालियन क्या समझती है, एक इटालियन क्या समझती है घर में नहीं रख कि हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था क्या है। डोंट गो टू बिलो बेल्ट, मुझे भी बोलना आता है। देखिए मैं कौन कहां से आया इस देश की सुप्रीम कोर्ट बिलो बेल्ट क्या है? इज शी नॉट इटालियन? इज शी नॉट एन इंडियन? नारी के नाते रहती है, And देश को डाइवर्ट करते हो। नहीं, इज इट नॉट अ फैक्ट कि जितना हिंदुस्तान के विषय को नरेंद्र मोदी समझ सकते हैं उतना इटली जी नहीं समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, बात है। हम दलितों अरे वही बता रहा हूँ भैया, और आनंदीबेन पटेल के मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, गिराने की कोशिश कर रहे हैं ना, वही मैं बता रहा हूँ। विश्वास नहीं रखता हूँ ऐसी डिबेट में, पर मैं किसी की ऐसी बात से आप करते रहिए, सबको मौका दूंगा। चंद्रभान प्रसाद काफी देर से शांत मैं नहीं बैठे। कहना चाहता हूँ, अगर आप मजबूर करोगे आप करते रहिए। शक्ति सिंह जी, संबित पात्रा जी, प्लीज डोंट गेट पर्सनल है। डिबेट चल रही है दलितों पे। शक्ति जी, संबित पात्रा प्लीज ये मत करिए, ऐसे तो डिबेट को डाइवर्ट किया जा सकता है बहुत आसानी से। और एक बड़ा और गंभीर मामला, एक बड़ा और गंभीर मामला, संबित जी, संबित जी, संबित जी, संबित जी, संबित जी, मानसिकता है, शक्ति भाई, संबित जी, शक्ति भाई प्लीज दोनों को। मैं चंद्रभान प्रसाद से पूछना चाहता हूँ, चंद्रभान प्रसाद चंद्रभान प्रसाद, आपने, हम जब पहले बात कर रहे थे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बारे में, तो आपने खुद ने माना कि चाहे जो पार्टी आई हो, चाहे जो वक्त आया हो, दलितों के साथ अत्याचार रहा है। और मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि यूपी में जहां की नेता एक है पार्टी की, मायावती जी, बीएसपी की नेता, वो जब सरकार में आती है तो भी दलित की एट्रोसिटीज बढ़ जाती है। कांग्रेस बीजेपी के राज में बढ़े आप कह सकते हैं, मायावती के राज में ऐसा क्यों होता है? मेरे पास कंपैरेटिव फिगर है अखिलेश के शासन का, समाजवादी पार्टी का, और बीएसपी के शासन का। अखिलेश के राज में अगर 17% या 15% दलितों पर अत्याचार की घटनाएं हैं, तो मायावती के प्रशासन में 22%, 19%, 22%, 23% ये फिगर्स हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या मायावती भी दलितों पर हो रहे अत्याचार को नहीं रोक पाती है? पहली बात तो ये कि राकेश सिन्हा जी ने जो स्टेटमेंट दिया था, उनका पहला जो पार्ट था, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि ऊना की घटना के पीछे साजिश नहीं देखनी चाहिए, और वो एक स्कॉलर हैं तो इसलिए मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। संबित पात्रा जी तो कुछ बोलते रहते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना, उनको ये नहीं मालूम कि मैं समाजवादी पार्टी की सरकार के शासन में क्या होता है क्या बोलता हूँ, डीएमके के बारे में क्या बोलता हूँ, बिहार में होता है मैं कितना लिखा हूँ। तो कर संबित जी को छोड़िए, जिस सवाल जो आपने कहा है कि मायावती जी के ज़माने में भी ये अत्याचार होते हैं, आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, थोड़ा सा मौका दीजिएगा। अमेरिका में जब जनवरी 1862 में गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई, तो उसके तुरंत बाद 50 साल तक लगभग अश्वेतों की लिंचिंग होती रही। आज गुजरात हो या उत्तर प्रदेश हो, जहां दलित आंख में आंख डालकर बातें करने की कोशिश करता है तो उस पर हमले होते हैं। आज के 40 साल पहले, जो मैं अपना बचपन याद करूं, तो एक गांव को एक जमींदार एक छड़ी से कंट्रोल करता था। आज एक दलित को कंट्रोल करने के लिए एक हुजूम चाहिए और बंदूक चाहिए। तो जहां जहां दलित असर्ट करेगा, वहां वहां वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होगी, और ये वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगी। मेरी चिंता सिर्फ यह है कि दलितों पर हमले ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप द्वारा नहीं होने चाहिए, जैसा कि गौ रक्षक और एबीवीपी और बाकी लोग कर रहे हैं। जी चंद्रभान जी, देखो, हमने बहुत पहले कहा था और यहाँ पर 2-3 बार हम लोग एक बहस भी कर चुके हैं कि नहीं, बोलिए। हाँ, जो घटना गुजरात में हुई
और गुजरात की घटना के विषय में सुमित के साथ मैं बैठा था और मैंने कहा था जिन लोगों ने ये काम किया है, ये बहुत जघन्य काम किया है, उनको तुरंत पकड़ना चाहिए और जितना कठोर से कठोर दंड हो सकता है उतना देना चाहिए। वो उनका परंपरागत काम है, जो करते आ रहे हैं, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और हमने इस बात की बहुत पहले भर्त्सना की थी। इसलिए हम जो अभी बात हमारे राकेश जी ने कही कि जो दलित समाज है उसके उत्थान की जरूरत है, उसके साथ खड़े होने की जरूरत है, ये हम सबका मानना भी है चंद्रभान जी। और उसके लिए यथा योग्य अधिक से अधिक काम हम लोग करते हैं। और जो भी आज मैं माफी के साथ आपको टोक रहा हूं, जिस डिबेट में आप मेरे साथ बैठे थे उसी डिबेट में आप ही की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी साथ बैठे थे, नरेंद्र सिंह जी। और मध्य प्रदेश में जो महिलाओं की पिटाई हुई, मुस्लिम महिलाएं जो कि मास्क लेके जा रही थी और जो कुछ हुआ मंदसौर की स्टेशन पर, आपने सुना आपके मंत्री ने बचाव किया ये कहते हुए कि वो तो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। एक बार नहीं कहा कि हमारे पुलिस को वहां इंटरफेयर करना चाहिए था। सिमिलरली गुजरात में संबित पात्रा, गुजरात में जब ऊना की घटना घटी तो जिस छड़ी से मारा जा रहा था वो गुजरात पुलिस की स्टिक्स हैं, वो वीडियो में साफ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं इन जो लोग कथित तौर पर गौरक्षक हैं या कथित तौर पर जो बीएचपी या आरएसएस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों को क्या सरकारी प्रशासन का से मदद मिल रही है दलितों पर अत्याचार करने में? और फिर आप ये कैसे कहते हैं संबित पात्रा, मेरा सवाल आपसे है, क्या कि ये बीजेपी के खिलाफ साजिश है? ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं हट जाऊं क्या? नहीं पूछना तो मैं हट जाता। आऊंगा राकेश जी, आप जाइए मत। देखिए, किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं करना चाहिए। ये कह देना कि जितने भी गौरक्षक हैं या जो ये काउ विजिलेंट ग्रुप है, ये सब भारतीय जनता पार्टी और संघ के हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। हमने तो शुरू से ही इसका प्रताड़ना किया है, इसके खिलाफ हमने कहा है कि ये बिल्कुल उचित नहीं है, ये हमारे लोग नहीं है, ये अपने अपने ग्रुप खोले हुए हैं। देखिए, ये बार बार कोई भी अगर गाय की बात करे तो मतलब ये भारतीय जनता पार्टी और संघ का है। ये ऐसे ही है जैसे कोई भी आईएसआईएस का और एलईटी का बात करे तो वो कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस अपीजमेंट करती है तो कांग्रेस एलईटी और सिमी और आईएसआईएस मतलब कांग्रेस के लोग हैं। मैं तो आपके नहीं है, इस प्रकार आपकी पार्टी के विधायक की बात कर रहा हूँ, तेलंगाना के विधायक हैं, उनका आज ही बयान आया और खुलकर उन्होंने बचाव किया इन गौरक्षकों का। उन पर तो आपकी पार्टी एक्शन ले सकती है ना, आप लोग एक्शन लेते नहीं है तो मौका मिलता है ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का। देखिए, नहीं क्यों नहीं, दयाशंकर पे हमने एक्शन लिया कि नहीं, आप देखिए। दूसरी बात, कांग्रेस के ही तेलंगाना के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने 3 दलितों को, अपनी बहू और 2 बच्चों को अपने घर में जिंदा जला दिया। तो बताइए, तो क्या कांग्रेस पूरी की पूरी कांग्रेस को हमने एंटी दलित कहा? हमने कहा आपके नेता ठीक काम नहीं कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे किसी एक नेता ने कुछ खराब कहा है, हम तो एक्शन लेंगे ही। आप लोग भी कहिए कि वो नेता खराब है जो आप कह रहे हैं, मगर पूरे पार्टी को एक जनरलाइज टर्म में कह देना कि ये एंटी दलित है, ये उचित नहीं है। ये मैंने दोनों उदाहरण देके दिखा, हमारे यहाँ भी है, वहां तो जिंदा जला दिया। खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने 3 दलितों को जिंदा जला दिया, मगर किसी ने नहीं कहा कि ये पूरा का पूरा कांग्रेस जो है एंटी दलित है। गोविल जी, आप जानते नहीं हो तो मैं नाम पता भी बता दूंगा। चुनाव के समय हुआ था, वो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कांग्रेस रह चुके हैं, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के। दोबारा टिकट मिली थी, फिर सोनिया जी ने उनका टिकट ले लिया। शक्ति सिंह जी, जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि संबित पात्रा जी जो असल इश्यू है उसमें दुनिया भर की बातें करके जैसे कि जस्टिफाई कर रहे हैं। ये असल ये नकल इशू थोड़ी है, बहुत होता है। नहीं, दुनिया भर की बातें कहाँ से है? ये नकल इशू कहाँ से हो गई बताइए? हमारे विधायक के बारे में ये असल इशू है, आपके विधायक और सांसद के विषय में नकल इशू है। ये कैसे हो गया? तहजीब रखिए, आप ये नकल इशू कैसे है बताइए? थोड़ी तहजीब रखिए। आप मुझे पहले बोलने नहीं दे रहे थे, पहले ये बताइए सुनने की। ये नकल इशू कैसे हो गया? जब हमारा विधायक कुछ बोले तो असल इशू, दलितों पे अत्याचार करवा रही है, कुछ बोल दे और लोगों को जला दे तो वो नकल इशू कैसे हो जाए? आपको जरा तकलीफ होगी, मैं समझ सकता हूं। जब दलितों के मुंह में पेशाब कर दिया गया आपको तो तकलीफ होगी, क्योंकि आप आज भी उसी विचारधारा में मानते घर में आग लगा दी गई। में भी दलितों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। 2004 से लेकर 2014 तक शक्ति भाई, कांग्रेस के यूपीए के शासन में राष्ट्रीय स्तर पर दलितों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। आप बीजेपी को घेर रहे हैं, मैं तो सवाल आपसे कर रहा हूं, आप अपने बारे में बताइए ना कि आप लोगों ने दलितों के लिए क्या किया और क्यों नहीं हम आपको जिम्मेदार माने दलितों की स्थिति के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब राकेश सिन्हा देंगे।
संबित जी चुप रहेंगे तो मैं जरा बताऊंगा। मैं मानता हूं कि सरकार चाहे किसी की भी हो, ये अगर होता है तो दुख की बात है, पर इसके बाद कोई भी हादसा होने के बाद सरकार का रवैया क्या रहा। यूपीए ने देखा कि दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, 2014 का ऑर्डिनेंस आप देख लीजिए, कांग्रेस गवर्नमेंट ये ऑर्डिनेंस लेके आई कि स्पेशल कोर्ट्स होनी चाहिए, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होने चाहिए, जो SC ST एट्रोसिटीज एक्ट की डेफिनेशन बड़ी कर दी, चाहे कोई अत्याचार नहीं हो। और दूसरी ओर आप भाजपा की राजनीति देख लीजिए कि गुजरात में SC ST पे जो एट्रोसिटीज रहे आप लोग और कुछ किया, उसमें 93% लोग छूट जाते हैं, क्योंकि वहां पे कोशिश ही यही होती है कि सजाई ना हो, और उसके बाद फर्स्ट अपील तक फाइल नहीं करते। बीजेपी और चीफ मिनिस्टर मोदी रहे 5 साल में जो 10 बार मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है, वो एक मीटिंग भी नहीं होने दिए। राकेश सिन्हा, ये उल्टा इल्जाम कांग्रेस कहीं पर भी आप पे लगा रही है, आपकी संगठनों पे लगा रही है, बीजेपी पे लगा रही है कि आपकी दलित विरोधी मानसिकता है। राकेश सिन्हा, जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ग्लास के दोनों हिस्से हैं, एम्प्टी ग्लास और आधा भरा हुआ ग्लास। जिस देश में बहुत से प्रगतिशील काम हुए हैं और इस समस्याओं पर बहुत नियंत्रण भी हुआ है, इसका भी जिक्र होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं, जिस नासिक के मंदिर में पुजारी राम बाबू ने रोका था बाबा साहब अम्बेडकर को, उन्हीं के ग्रैंडसन पुजारी सुधीर ने दलितों का स्वागत किया। तो ऐसे देश में अनेक समस्याओं का समाधान हुआ। लेकिन आज जो डिबेट में जो मुझे पिंच कर रहा है कि हमने क्या किया और तुमने क्या किया, यह महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि ऐसा होता क्यों है। जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे आखिर दलितों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, यह सामंती व्यवहार के खिलाफ जब तक समाज खड़ा नहीं होगा, और चंद्रभान प्रसाद यहां बैठे हुए हैं, बाकी पार्टियां डिबेट करती हैं, आप संघ पर जितना आरोप लगाना लगा लीजिए। ईमानदारी से बताइए कि यदि जमीन पर कोई काम कर रहा है तो आरएसएस कर रहा है। ऊना में 3 तारीख को मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आइए, एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है, वहां के दलितों से जाकर बात कीजिए संघ के बारे में उनकी क्या धारणा है। पर ये इल्जाम लगता है आराम से आप तो दलित विरोधी रहे, संघ के थे, ये इल्जाम लगता है आप पर। नहीं, मैं दो बातें कह दे रहा हूं। देखिए हम तो सब चीज के विरोधी रहे हैं, पर सब चीज के विरोध होने का ही इल्जाम लगता है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। मैं 2 ही बात कहना चाहता हूं कि आरएसएस का एक विद्यालय चलता है, विद्या भारती का स्कूल, मैं पिछली बार भी ये आंकड़ा आपके बताया था, 3,53,146 दलित बच्चे पढ़ते हैं, 11,703 दलित शिक्षक वहां काम करते हैं। ये एक छोटा आंकड़ा बताता हूं, 55,000 एकल विद्यालय है जो ट्राइबल और दलित बस्तियों में चलता है। देखिए, गैर राज्य के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर एक संगठन के, एक मैं अंतिम बात कर इसको पूरा कर दूं, सामाजिक स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चंद्रभान प्रसाद, एक कमेंट मैं आपका लूंगा वाइंड अप करने के पहले। अपनी दृष्टि राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि आरएसएस जमीन से उनके काम कर रहा है, इस बात को एड्रेस करना पड़ेगा, राजनीतिक पार्टियों से अलग है। चंद्रभान प्रसाद, देखिए सुमित जी, अभी अगर सोशल मीडिया पर आपकी नज़र है तो ये समस्या जो दलितों की पिटाई हो जा रही है, गाय के चमड़े छीनने वगैरह से, समस्या अब जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि देश भर का दलित नौजवान यही लिख रहा है, यही बोल रहा है कि जिसकी गाय, जिसकी भैंस मरने के बाद वही उसकी देखरेख करे। एक कितनी अजीब सी बात है कि लोग गाय रखते हैं, जब तक दूध देती है तब तक उनकी माता है, जिस दिन मर गई तो उसका क्रियाक्रम सब दलित को करना है। तो ये काम दलित अब हमेशा के लिए छोड़ने जा रहा है। राकेश सिन्हा जी, संबित पात्रा जी, तमाम लोगों के जो रिश्तेदार हैं, जब अपने कंधे पर गाय को लेकर चलेंगे तब दलितों की आजादी का दिन शुरू होगा। चलिए, धन्यवाद करूंगा मैं। सोचने की बात है कि अगर ये काम होता है, ऐसे होता है, तो देश किस तरीके से इसको स्वीकारेगा। थैंक यू सो मच तमाम पैनलिस्ट का। मैं अब आपको एसएमएस के जवाब दिखाता हूं, क्योंकि ये दलित की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और बीजेपी को इस पर घेरा जा रहा है, संसद से लेकर तमाम राज्यों तक। क्या दलित उत्पीड़न का माहौल बनाकर चुनावों में बीजेपी को विपक्ष घेर पाएगा? ये हमारा आज का सवाल था। 36% हाँ कहते हैं, 64% नहीं कहते हैं कि इन घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर डिस्कशन करने से, तूल देने से बीजेपी को नहीं घेरा जा सकता। और यही पोल जब ट्विटर पे पूछा तो 72% लोग कहते हैं कि बीजेपी को घेर नहीं पाएगा विपक्ष। 72% लोगों का ये मानना है। आनंदीबेन का इस्तीफा हुआ, दलितों का कहना है कि उनके दबाव की वजह से हुआ।
उस पर ये पूरी डिबेट थी। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने उम्र की वजह से अपना इस्तीफा छोड़ा, 75 साल का फॉर्मूला था। लेकिन कुल मिलाकर ये बात साफ हो जाती है कि दलितों के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है बीते कुछ दिनों से, वो दरअसल अब जनता को लग रहा है कि बीजेपी को घेरने की एक राजनीतिक कोशिश हो रही है।